हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप फंड जो है उसका पूरा ओवरऑल रिव्यू करके बताने वाला हूँ। मैं आपको इसको पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एक्सेल शीट में, और मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, रिटर्न्स के साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है वो 2 दिसंबर 2013 है। मतलब आज से करीब 10.5 इयर्स पहले ये फंड आया था, लॉन्च हुआ था। तो इसकी कैटेगरी रिटर्न देखें तो 10.5 इयर्स में 21.46% तक का रिटर्न है। और अगर इस फंड का रिटर्न देखें 10.5 इयर्स में, तो 19.56% तक का रिटर्न है। तो अगर आप देखें तो करीब करीब 2% तक से अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, लेकिन रिटर्न के मामले में देखें तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। आपको करीब करीब 20% तक का रिटर्न दिया है। तो कंटिन्यूअसली 10 साल तक अगर आप एवरेज आउट करें 10.5 इयर्स तक, तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न है। अब मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया 10 साल तक कंटिन्यूअसली, और हर महीने आप करते गए 1,000 रुपए एसआईपी। तो आपको जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ यहाँ पे 1,20,000 रुपीज, और जो 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो गया 3,7 लाख रुपीज। मतलब समझ लिए 3,70,000 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग 3 गुना के करीब करीब पैसा आपका हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है 10 इयर्स में। अगर मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड पे किया होता, तो गोल्ड में आप देख पा रहे हैं कि 1,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तब कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता 1,20,000 रुपीज। आपका 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 1,98,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल, डबल नहीं ऑलमोस्ट डबल आप मान सकते हैं इसका। और एफडी की बात करें तो एफडी में आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने इनमें इन्वेस्टमेंट ना करके एफडी पे क्या होता तो आपका डिपॉजिट हुआ था 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होके 1,74,000 रुपीज आपका बन गया होता। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस, मतलब इन्वेस्टिंग का पावर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जब आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया 3.7 लाख बन गया, लेकिन वो एफडी पे क्या होता था 1,74,000 रुपीज होता। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो मिल ही रहा है, और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। तो 20% तक का रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। ये भी आप ध्यान रखिए। अब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न एवरेज है, क्योंकि देखिए रिटर्न वर्सेस कैटेगरी, मतलब हम कैटेगरी के साथ कंपैरिजन में करें तो एवरेज है। मतलब ना तो इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, लेकिन कैटेगरी के आसपास है। आप ये नहीं मान सकते इसने लो रिटर्न दे रखा है, कैटेगरी के आसपास ही है। रिस्क की बात करें वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज रिस्क है। मतलब अगर आप देखें, जब मैं इस रिस्क की बात कर रहा हूं, आप एवरेज देखिए, ओवरऑल एवरेज मत समझिए। क्योंकि मैं एज कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड, अगर आप सॉरी अदर मिड कैप फंड अगर आप देखें तो ये एवरेज रिस्क लेके चलता है। और कैटेगरी के हिसाब से इसने एवरेज रिस्क ले रखा है, ना कि ज्यादा है ना तो कम है। अब ये क्यों ले रखा है, कम ले मतलब कम है क्यों, ज्यादा नहीं है, मतलब एवरेज है, ये हम नीचे आपको पता चलेगा जब मार्केट कैपिटल या सेक्टर एलोकेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें, मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मिनिमम एसआईपी 1,000 रुपए से कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, 5,000 रुपीज से आप लमसम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात करें तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप पैसा अपना निकाल सकते हैं, कभी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एवीएम की बात करें, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसके साइज जो है वो 10,155 रुपीज, मतलब इतना करोड़ रुपीज है। तो देख पा रहे हैं कि मतलब 10,000 के ऊपर है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर एईएम साइज आपका 10,000 से लेकर 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए की तक है, तो आप उसको एक अच्छा खासा एएम साइज मानते हैं। देखिए अगर ज्यादा होता है तो एएम साइज अगर ज्यादा होता है तो आपका जो फंड मैनेजर है उसको मैनेजमेंट करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन कुछ कुछ फंड मैनेजर जो अच्छे खासे मैनेजमेंट भी कर पाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एएम साइज कम है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा फंड को भरोसा करना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं कितना मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड है वो पता नहीं होता। मतलब आप सोचते हैं कि बहुत ही कम इन्वेस्टेड है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इस फंड में, तो थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि 0.45% तक का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर एक्सपेंस रेशियो आपका 1% से नीचे है तो एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो से माना जाता है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात कर लीजिए, आपने मान लीजिए इस यूनिट को 1 साल तक होल्ड करा, और 1 साल मतलब 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो आपको अपने जो टैक्स है उसको 15% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके प्रॉफिट पे। और अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो
और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको 10% तक का आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और अगर आपने मान लीजिए यूनिट को 1 साल पहले ही सेल करा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो मिड कैप इसमें है वो 66.8% तक का एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में देखें तो 11.48% तक का एलोकेशन है, और लार्ज कैप में 18.7% तक का एलोकेशन है, और डेप्ट एंड अदर्स में 4.3% तक का एलोकेशन है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिस्क की बात करेंगे, तो रिस्क आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लार्ज कैप फंड है ना उसमें इनका 18.7% तक का एलोकेशन है, तो आप देख पा रहे हैं कि 18.47% प्लस डेप्ट एंड अदर्स 4.3, मतलब आप इसने करीब करीब 22 या 23% तक का सेफ चलने की कोशिश करिए, तभी इसका जो रिस्क है वो एवरेज है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है, क्योंकि इसने जो बाकी जो है 66.8% तक का रिस्क लिया है, और स्मॉल कैप फंड 11.48% इससे और ज्यादा रिस्क लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब करीब करीब 80% आप मान सकते हैं, 80% से भी कम, मतलब 75% तक इसने रिस्क लेके चला है, लेकिन 25% तक का इन्होंने सेफ चला है, इसलिए थोड़ा एवरेज रिस्क लेके चल रहा है। अब सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इनका सबसे नंबर 1 पे आता है इंडस्ट्रियल, जो कि 20.81% तक का एलोकेशन है। सेकंड पे आता है फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.41% तक का एलोकेशन है। थर्ड पे आता है कंज्यूमर साइक्लिकल्स जिसमें 17.04% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में आता है हेल्थ केयर जिसमें 13.17% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है बेसिक मटेरियल्स जिसमें 10.36% तक का एलोकेशन है। उसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजी जिसमें 9.31% तक का एलोकेशन है। उसके बाद आता है रियल एस्टेट जिसमें 2.92% तक का एलोकेशन है। उसके बाद आता है कंज्यूमर डिफेंसिव 2.67% तक का एलोकेशन है, और लास्ट में आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें 2.08% तक का एलोकेशन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनका जो ये टोटल ऊपर के 5 सेक्टर है, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, हेल्थ केयर और बेसिक मटेरियल, इनका सारा जो पोर्टफोलियो, सारा जो रिटर्न है ये टोटल 5 सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर ये 5 सेक्टर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है तो आपको ये जो पर्टिकुलर फंड है आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। अब फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 फंड मैनेजर जो कि मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो पहला फंड मैनेजर जो विनय पहाड़िया है, इनका अगर देखें तो 1.08 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और सेकंड पे जो है हमारा पुनीत पाल जिनका 1.79 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। थर्ड पे आता है उत्सव मेहता जिनका 0.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और लास्ट में आता है विवेक शर्मा जिनका 0.04 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में अगर फंड मैनेजर देखे तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा दिखा नहीं है। तो रेटिंग की बात करें इसको 3 आउट ऑफ 5 देंगे, क्योंकि इसमें अगर देखें तो इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाए हैं, और इनका जो मिनिमम एसआईपी है थोड़ा ज्यादा है, अगर ये 100 रुपए या 500 रुपए रखते तो ज्यादा अच्छा रहता, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, ये मुझे थोड़ा बुरा लगा। एयूएम साइज और एक्सपेंस रेशियो तो अच्छा है, इनका पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें वो भी ठीक ठाक है, इन्होंने थोड़ा रिस्क कम लेके चले हैं। तो ओवरऑल अगर आप मेरे को बात करें कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए ये थोड़ा सा एवरेज रिस्क लेके चलता है एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप कैटेगरी, लेकिन ये रिस्की है, मतलब ये मत समझे कि ये रिस्की फंड नहीं है, रिस्की है। तो मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंड अच्छा है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट मत करिए, और आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 7 साल का है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिड कैप फंड है तो रिस्क ही यहाँ पे थोड़ा बहुत बन जाता है। तो आपका टाइम फ्रेम अगर 7 से 10 साल है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा अपना इसमें मत लगाइए। आप दूसरी फंड भी चेक कर सकते हैं जो मिड कैप कैटेगरी के हैं, वो भी थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देते हैं एज कम्पेयर टू दिस फंड। आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड देखिए या फिर इन्वेस्को इंडिया का देखिए, तो ये इनसे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रखा है, और वहां पे मिनिमम एसआईपी भी थोड़ा कम है, और क्या कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसमें देखा जाए तो ये फंड बुरा नहीं है, अच्छा फंड है, लेकिन नेगेटिविटी इसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका जो फंड मैनेजर है वो थोड़े कम एक्सपीरियंस है। अभी जैसे मैंने बताया कि इसका क्या नाम है, मिनिमम एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। इसने अपने कैटेगरी को भी बीट नहीं कर रखा है लॉन्ग रन में। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा बहुत इसकी नेगेटिविटी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।